विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 का कक्षा 9th का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर आपका हो चुका है। तो सामाजिक विज्ञान के पेपर का यह मॉडल आंसर है। आप इस मॉडल आंसर के आधार पर अपना मिलान कीजिए और संपूर्ण प्रश्न पत्र को हल कीजिए। तो देखिए कि सही विकल्प, तो कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर के गुजरती है बोल रहा है। तो गुजरती है तो इसमें आएगा आपका आंसर मध्य प्रदेश। उसके बाद देखिए कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, प्राथमिक क्रियाकलापों में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल नहीं है बोल रहा है, तो वे है संचार का साधन। उसके बाद हम देखते हैं भारत का संविधान किस तिथि को लागू किया गया था। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। फिर प्रश्न क्रमांक 5वां है कि वाटरलू में नेपोलियो की हार किस सन में हुई थी। तो वाटरलू में नेपोलियो की हार 1815 में हुई थी। तो यह प्रश्न पत्र के माध्यम से अपने पूरे प्रश्न हल कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक दूसरा है। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा है, रिक्त स्थानों को भरिए। तो रिक्त स्थान में फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में प्रारंभ हुई। भारतीय संविधान के निर्माण में संबंधित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेल्सन मंडेला का संबंध मुख्यतः किस गणराज्य से। तो यह दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य से है इनका संबंध। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भारत के हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। उसके बाद हम देखते हैं सही जोड़ी। तो अभ्रंश घाटी, तो अभ्रंश घाटी में आएगा तापी। तृतीय क्षेत्रक, तो तृतीय क्षेत्रक में आएगा व्यापार। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में प्रारंभ हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1952 से 57 तक का समय। पहला विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक चौथा आता है। तो प्रश्न क्रमांक 4 बोलता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो प्रश्न क्रमांक चौथे का पहला है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। तो यह है अंडमान निकोबार द्वीप। ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यतः अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किस देश में हुआ था। तो रंग भेद के खिलाफ संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में हुआ था नेल्सन मंडेला के समय। उसके बाद देखिए नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में खुद को कहाँ का सम्राट घोषित किया। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। उसके बाद आता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 आता है कि दास प्रथा क्या है। तो दास प्रथा, फ्रांस के व्यक्तियों को दास बनाकर रखा जाता था और फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे और नामते बंदरगाह से दक्षिण अफ्रीका तट तक जहाज ले जाते थे और जहां से स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे और दासों को दाग कर हथकड़ियां डालकर अंटार्कटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूस दिया जाता था और उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था और उन्हें दास बनाकर रखा जाता था। यही है दास प्रथा जो कि फ्रांस में चलती थी। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 5वां का अथवा। तो प्रश्न क्रमांक 5 का अथवा है, बास्तिन के पतन से क्या आशय है। बास्तिन का पतन 14 जुलाई 1789 की सुबह सैकड़ों लोगों का एक समूह फ्रांस के पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिन के किले की जेल को तोड़ डाला। वहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों
पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिन का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। इस प्रकार से बास्तिन का पतन हुआ था। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6वां आता है, रूसी क्रांति का समय स्पष्ट कीजिए। तो रूसी क्रांति का समय है 1917। उसके बाद इसका 8वां में है कि प्रथम विश्व युद्ध और रूसी हरित कीजिए। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था। फिर प्रश्न क्रमांक 7वां आपका प्रश्न पत्र में आया है कि गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। तो जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी और ज्यादातर सिपाही किसान थे। वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे और वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसीलिए सेना को छोड़कर जाने लगे और गैर बोल्शेविक समाजवादियों और उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की और उनके नेता दक्षिण रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविक से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। रूस में 1918 में गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती, भूखमरी आदि फैल गई। तो यह इस प्रकार से रूस में गृह युद्ध हुआ था। उसके बाद प्रश्न क्रमांक जो 7वें का 8वां है, क्रांतिकारी महिला ओलम दे गुज को संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। तो देखिए, ओलम दे गुज क्रांतिकारी फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं से सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया क्योंकि उसमें मानव के मूल अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसीलिए उन्होंने सन 1971 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया और 1973 में ओलम दे गुज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। आलोचना करने के कारण नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा ओलम दे गुज पर चलाया गया और ओलम दे गुज को बाद में फांसी पर लटका दिया गया। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 8, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। तो लोकतंत्र की परिभाषा लिखना है हमें इसमें। तो इसका उत्तर है अब्राहम लिंकन के अनुसार लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था लोकतंत्र है। और इसका दूसरा अर्थ है लोकतंत्र का अर्थ लोगों का शासन है। उसके बाद 8वां में एक प्रश्न आता है, गणतंत्र से आशय स्पष्ट कीजिए और भारत कब गणतंत्र बना। तो गणतंत्र 2 शब्दों से मिलकर के बना है, गण और तंत्र। गण का अर्थ है पूरी जनता और तंत्र का अर्थ है प्रणाली। तो गणतंत्र का अर्थ हुआ जनता के द्वारा नियंत्रित प्रणाली ही गणतंत्र कहलाती है। भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 9 है कि प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली क्या कहलाती है। तो प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली वह है जिसमें सरकार का चुनाव स्वयं जनता के द्वारा किया जाता है, यह प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली कहलाती है। फिर प्रश्न क्रमांक 9 का 8वां है कि प्रश्न क्रमांक 9 का 8वां बोलता है भारत में मताधिकार के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है। तो यह है 18 वर्ष। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न कि प्रश्न क्रमांक 10। तो प्रश्न क्रमांक 10 में आपको पूछा है कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। तो फ्रांस की क्रांतियों की शुरुआत 1799 में हुई और फ्रांस की क्रांति इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस क्रांति के समय निम्नलिखित परिस्थितियों ने जन्म लिया। तो देखिए कि कौन कौन सी परिस्थितियां हैं। तो यह है सामाजिक समानताएं। 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभक्त था, जिसे एस्टेट कहा जाता था। प्रथम और द्वितीय वर्ग कुल जनसंख्या का बहुत छोटा सा हिस्सा था, परंतु उसने राष्ट्र की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रित किया। और तृतीय वर्ग जो कि लोगों को राजनीतिक अधिकार देता था। उसके बाद अगला पॉइंट है अन्यायपूर्ण कर। प्रथम 2 एस्टेट के लोगों को राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट थी और तीसरे एस्टेट के लोगों को यह सभी को कर देना पड़ता था। उसके बाद किया
दार्शनिक और विद्वानों का प्रभाव। रूसो, मॉन्टेग्यू और मिराबो जैसे दार्शनिकों ने सामाजिक व्यवस्था में फैली हुई बुराइयों का पर्दाफाश किया और उन्होंने लोगों की समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना से प्रेरित किया। अगला पॉइंट आता है मध्यम वर्ग का उदय। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में मध्यम वर्ग का जन्म हुआ और यह बैंकरों, निर्माणकर्ताओं और विद्वानों आदि का वर्ग था जो कि क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। तात्कालिक कारण। फ्रांस की क्रांति के तात्कालिक कारणों में एस्टेट जनरल की बैठक बुलाया जाना था। एस्टेट जनरल के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, परंतु तृतीय एस्टेट वर्ग के प्रतिनिधि इस मत से सहमत नहीं थे। उनका मत था कि अब की बार संपूर्ण सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। इस बात से सम्राट सहमत नहीं हुए। अंततः तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधि विरोध स्वरूप सभा से बाहर चले गए, जो कि फ्रांसीसी क्रांति होने का कारण हुआ। तो यह है फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा है समाजवाद क्या है। तो यह अथवा का प्रश्न क्रमांक 18 का क्वेश्चन है, समाजवाद क्या है। तो समाजवाद समाज में समानता का वर्ग चाहते थे। समाजवादी निजी संपत्ति की विरोधी थे। समाजवादियों का कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है, वे समाज के हित में नहीं सोचता। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 11, सार्वभौमिक अधिकार क्या है। कुछ प्रमुख मानव अधिकारों का उल्लेख कीजिए। तो सार्वभौमिक मताधिकार ये है, भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किए जाते हैं और वयस्क मताधिकार का अर्थ प्रत्येक नागरिकों को एक निश्चित आयु पर वोट देने का अधिकार से है और हमारे संविधान में यह मताधिकार 18 वर्ष की आयु से सभी नागरिकों को प्राप्त है। और कुछ मानव अधिकार में है 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। शोषण के समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद देखते हैं हम कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म एवं स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये मानव अधिकार मनुष्य को संविधान के द्वारा प्राप्त हैं। फिर इसी का एक अथवा वाला प्रश्न आता है कि ड्यूमा, तो ड्यूमा को समझाइए। रूसी संसद को विधानमंडल ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। तो रूस की संसद को किस नाम से जानते हैं, तो ड्यूमा के नाम से जानते हैं। और 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदात्री संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दी थी। यह ड्यूमा हो गया। उसके बाद में हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि प्रवाल क्या है। भारत के उन द्वीपों को बताइए जो कि प्रवाल से निर्मित हुए हैं। तो प्रवाल कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं और इनका विकास छिछले और गर्म जल में होता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। ये प्रवाल टीलों के रूप में निरूपित हो जाते हैं। तो प्रवाल द्वीपों के नाम है अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी, ये भी प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा है। तो प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर बताइए। तो देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का अंतर, दक्षिण के पठार के पूर्वी क्षेत्र पूर्वी घाट देखिए, दक्षिण के पठार के पूर्वी सिरे पर स्थित पूर्वी घाट कहलाता है। दक्षिण के पठार के पश्चिमी सिरे पर स्थित पश्चिमी घाट कहलाता है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। इनकी ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां बहती हैं इसमें, और इनमें जो पश्चिमी घाट है इसमें बहुत छोटी छोटी नदियां बहती है। पूर्वी घाट में इसमें वनस्पति अधिक नहीं पाई जाती और जो पश्चिमी घाट है इसमें अनेक प्रकार की वनस्पतियों से ढका हुआ है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियां हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है और इस भाग के शिखर ऊंचे और अन्नामुड़ाई और डोडा बेटा इसकी प्रमुख पहाड़ियां हैं।
उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 12। हमने प्रश्न क्रमांक 13 आपको बता चुके हैं। अब ये है आपका प्रश्न क्रमांक 12। बांगर भूमि और खादर भूमि में अंतर बताइए। तो बांगर भूमि पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित एवं पुराने जलोढ़ अवसादों के निक्षेप से निर्मित उच्च भूभाग को बांगर भूमि कहते हैं और बाढ़ की नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित निचले भाग को खादर भूमि कहा जाता है। ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँच पाता और खादर में यह संपूर्ण जो खादर भूमि है, यह संपूर्ण भाग बाढ़ का मैदान है। फिर देखिए तीसरा, बांगर के क्षेत्र में चूनायुक्त कंकड़ों की बहुलता और आर्द्रता कम होती है, अतः कम उपजाऊ होते हैं और खादर में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद चौथा पॉइंट है, इसका विस्तार पंजाब और उत्तर प्रदेश में अधिक पाया जाता है और इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल में अधिक पाया जाता है। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का अथवा है, प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा, भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग कौन कौन से हैं और उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भारत के प्रमुख आकृति विभाग में आएगा हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। और बोलता है किसी एक पर टिप्पणी लिखिए। तो हम देखें द्वीप समूह के बारे में लिख रहे हैं कि इसमें अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, मालाबार द्वीप, विभिन्न प्रकार के द्वीप समूह में स्थित है। तो इस प्रकार से हमने जो अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न क्रमांक 13 1 से लेकर के 13 तक के समस्त आंसर आपको अथवा वाले भी बताए जा चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 14 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 22 तक के आंसर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 14 से लेकर के 22 तक के समस्त आंसरों की जानकारी आपको देंगे। तो लगातार वीडियो पर बने रहिए और एक उत्तर पुस्तिका अपनी पूरी तैयार कीजिए और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक यह प्रश्न उत्तर पहुंच जाए। धन्यवाद।